हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं 6 लेटर पढ़ने जा रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी की, जो उन्होंने अपनी बिटिया इंदिरा गांधी के नाम लिखा था। तो इस लेटर का टाइटल है आदमी कब पैदा हुआ, मनुष्यों का इस पृथ्वी पर जन्म कब हुआ, ह्यूमन बीइंग कब आए। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिछले खत में बतलाया था कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो आज हम देखते हैं। तो बच्चों, मैं याद दिलाना चाहूँगा, नीचे दर्जे के जानवर का मतलब है वो जानवर जो सिंगल सेल वाले थे, यूनिसेल्यूलर थे, है ना, जिनका ऑर्गेनिज्म जो था, ऑर्गेनिज्म वाला स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही सिंपल था। हमें एक और बड़ी दिलचस्प और ज़रूरी बात यह भी मालूम हुई कि जानदार का मतलब है लिविंग थिंग्स, हमेशा अपने को आसपास की चीज़ों से मैच करने की कोशिश करते आए हैं और इस कोशिश में नई नई आदतें पैदा होती गईं और वे ज़्यादा ऊंचे दर्जे के, हाई क्लास के, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान जानवर होते गए। तो बच्चों, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ भी इस लेटर में, इस किताब में इस चीज़ की चर्चा है कि ऊंचे दर्जे के जानवर, तो इसका मतलब है बुद्धिमान जानवर, बुद्धिमान जीव, और नीचे दर्जे के जानवर उसका मतलब है कम बुद्धि वाले। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरीके से दिखाई देती है। इसकी मिसाल ये है कि शुरू के जानवरों में हड्डियां न थीं, लेकिन हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीते नहीं रह सकते थे, इसलिए उसमें हड्डियां पैदा हो गई। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह 2 किस्म के जानवर हो गए, 2 तरह के एनिमल्स हो गए, हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले। आप अभी भी अपनी साइंस की किताब में पढ़ोगे, जो बच्चे 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, सो यू कैन सी इट। 6th स्टैंडर्ड वाले भी देख सकते हैं कि उसमें हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, तो हड्डियों वाले जानवर और बिना हड्डियों वाले जानवर। तो जिन आदमियों या जानवरों को तुम देखती हो वे सब के सब हड्डी वाले हैं। अच्छा, एक और मिसाल लो कि नीचे दर्जे के जानवर जिनके पास बुद्धियां कम होती हैं, उसमें मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक साथ हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती, वो अंडों को छोड़ देती हैं और उनके पास कभी नहीं आती, और इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता ही नहीं, इसीलिए ज़्यादातर इसमें से मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों में से मछलियाँ निकलती हैं, कितनी लाइव्स, जानें बर्बाद होती हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के, है ना, जो इंटेलेक्चुअल जानवर हैं, बुद्धिमान जानवर हैं, उनकी देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे खूब उसकी हिफाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वह उन पर बैठती है, उन्हें सेती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो वह कई दिनों तक उन्हें दाने चुगाती है, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, खाना खाना सीख नहीं लेते, तब तक माँ उनकी फिक्र नहीं छोड़ती। अच्छा, अब उन जानवरों में जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, बड़ा फर्क है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा ना, मैमल्स, स्तनधारी, ये जानवर अंडे नहीं देते। माँ अंडों को अपने लिए अंदर रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन इन जानवरों में से बहुत से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। खरगोश के कई महीनों के बाद बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मर जाते हैं। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवर, इंटेलेक्चुअल जानवर, बुद्धिमान जानवर एक ही बच्चा देते हैं एक बार में, और अक्सर वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालते पोसते हैं, जैसे कि हाथी। अच्छा, अब तुम्हें ये भी मालूम हो गया कि जानवर ज्यों-ज्यों तरक्की करते हैं वे अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ कुछ छोटे होते हैं, है ना। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर पर एक बार में एक ही बच्चे जनते हैं। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों में अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उसका पूरा टेक केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं। इससे ये भी मालूम होता है कि मनुष्य जरूर नीचे दर्जे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। शायद शुरू के आदमी आजकल के आदमियों की तरह थे ही नहीं। तो वो कैसे थे? वो आधे वन मानुस शब्द समझ रहे हो ना, जंगल में रहने वाला मनुष्य। वन का मतलब है मनुष्य।
तो वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और शायद बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्होंने एक अजायब खाना, एक म्यूजियम दिखाया था जिसमें पुरानी हड्डियां भरी हुई थी, खासतौर एक पुरानी खोपड़ी जिसे वह संदूक में रखे हुए थे, ट्रंक में। तो ऐसा अंदाजा किया जाता है कि यह शुरू के आदमी की, आदि मानव की खोपड़ी रही होगी। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी ही कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी मिट्टी के नीचे। तो यह तो तुम जानती ही हो कि उस जमाने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का। उस पुराने जमाने में जबकि आदमी उधर उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी, इसीलिए उसे बर्फ का जमाना कहते थे, आइस एज कहते थे। तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आजकल उत्तरी ध्रुव के पास है ना, इंग्लैंड और जर्मनी तक बहते चले जाते थे। आदमियों का रहना बहुत मुश्किल रहता होगा, बहुत ही प्रॉब्लम वाला होगा और उन्हें बड़ी तकलीफ के दिन काटते पड़ते होंगे। वे वहीं रह सकते थे जहां बर्फ के पहाड़ ना हो। तो साइंटिस्ट लोगों ने लिखा है कि उस जमाने में भूमध्य सागर नहीं था, भूमध्य सागर जिसे आप मेडिटेरेनियन सी के नाम से जानते हो, बल्कि वहां एक या दो झीलें थी। लाल सागर भी नहीं था, यह सब की सब जमीन थी, लैंड था यहाँ पे। शायद हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा एक टापू था और हमारे सूबे पंजाब का कुछ हिस्सा समुद्र, ओशन रहा होगा। तो जरा सोच करके देखो कि सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और हिमालय और उसके बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तो कैसी सिचुएशन होगी ये? तब शायद तुम्हें जहाज में बैठकर मसूरी जाना पड़ता, वही मसूरी जो आजकल हिल स्टेशन है, उत्तराखंड में है। शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर खटका लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है। बाजों को वह पाल लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। बाजों को वह खाता है, बाजों का वह दिल बहलाने के लिए शिकार करता है, हंटिंग करते हैं ना, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वह मालिक नहीं था, बड़े बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे। बड़े बड़े जानवर मनुष्यों का शिकार करते थे, क्योंकि उस समय का मनुष्य उतना पावरफुल नहीं था, उतना इंटेलिजेंट नहीं था और वह उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे धीरे उसकी तरक्की और दिनों दिन वह ज़्यादा ताकतवर होता गया, है ना, वो इंटेलेक्चुअल होता गया, उसकी बुद्धि बढ़ती गई, उसने चीज़ें सीखी, उसने भाषा का विकास किया, यहाँ तक कि वह सब जानवरों से मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो ये बात उसमें कैसे पैदा हुई? बदन की ताकत से नहीं, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। तो बुद्धि और दिमाग की ताकत से, है ना, ये ताकत थी उसकी इंटेलिजेंस की, ये उसके ब्रेन की, माइंड की ताकत थी, जिससे मनुष्य के अंदर ये बात पैदा हुई और वो शायद सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर जानवर और बुद्धिमान बन गया और ऊंचे दर्जे का जानवर बन गया। तो आदमी की शक्ल कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, इसका शुरू से कैसे धीरे धीरे आदमी की शक्ल बदली है, इसका शुरू से आज तक का पता हम लगा सकते हैं। सच तो ये है कि बुद्धि ही आदमियों और जानवरों को अलग अलग कर देती है। बिना समझ के आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वो शायद आग थी, फायर। तो आग का पता लगाया, आग उसने बनाया नहीं, उसका इन्वेंशन, आविष्कार नहीं किया, डिस्कवरी की। हेलो बच्चों, वो बीच में ना एक जरूरी फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से हमारा जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। कोई बात नहीं, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि पहली चीज़ जिसका आदमी ने पता लगाया वो शायद आग थी। तो आजकल तो दिया सलाई से, मैच बॉक्स से आग जलाना कितना आसान है, लेकिन दिया सलाइयाँ तो अभी हाल में बनी हैं। पुराने ज़माने में आग बनाने का तरीका ये था कि दो चकमक पत्थर को आपस में रगड़ते थे तो चिंगारी निकल आती थी और इस चिंगारी से सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज़ में आग लग जाती थी। चकमक पत्थर तुम्हें अपने आसपास में भी मिल जाएंगे। जब आसपास में कभी ये क्या बोलते हैं, मकान बनाने का काम वगैरह हो तो उसमें जो गिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह गिराते हैं, वहाँ से भी तुम
ढूंढ सकते हो, या कभी आसपास में किसी पहाड़ी नदी के आसपास से गुजरो तो वहां भी तुम्हें पत्थर मिल सकते हैं जिन्हें तुम अंधेरे में एक दूसरे से टकरा करके चिंगारी पैदा करने की कोशिश कर सकते हो, देख सकते हो। तो बताते हैं कि जंगलों में कभी कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी चीज की रगड़ से आप ही आग लग जाती थी, और जानवरों में इतनी अक्ल कहाँ थी जो इससे कोई मतलब की बात सोचते, लेकिन ह्यूमन बीइंग आदमी बहुत होशियार था। उसने आग के फायदे देखे, है ना। यह आग उसे जाड़ों में गर्म रखती थी और बड़े बड़े जानवरों को जो उसके दुश्मन थे भगा देती थी। इसलिए जब कभी भी आग लग जाती थी तो मर्द और औरतें उसमें सूखी पत्तियां फेंक फेंक कर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे ताकि आग जलती रहे, बुझे ना। आग से उन्होंने क्या सीखा होगा, और भी आग से वो अपने गुफा के सामने में जला करके जो दूसरे जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं उसे दूर रखते होंगे। किसी तरीके से उसने ये भी सीख लिया होगा कि अगर आग में हम मांस को पका करके खाते हैं, कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ अनाज को पका करके खाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थर को रगड़ करके खुद भी आग पैदा कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे भी डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो अगर उसमें बियर ग्राइल्स का शो देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसे कितने सारे अलग अलग तरीके पता हैं आग पैदा करने के। इन अलग अलग तरीकों में क्या क्या चीजें हैं, अगर आपके पास में बैटरी है उसे स्पार्क करके आप आग पैदा कर सकते हो। अगर आपके पास में चश्मे का टूटा शीशा है तो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह से इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से भी आप आग जला सकते हो। दो लकड़ियों को लगातार रगड़ रगड़ करके भी आप चाहो तो आग पैदा कर सकते हो। हालांकि ये टाइम टेकिंग जॉब है लेकिन तरीके तो हैं। तो उसके लिए मनुष्यों के लिए यह बड़े मार्के की बात थी, क्योंकि वह उससे दूसरे जानवरों को अपने से दूर रख सकता था। उनके प्रति उसके मन में, मनुष्यों के मन में जो दूसरे जानवरों से डर की बात होती थी, शेर से, भालू से, बाघ से, चीता से, इस डर को कम करने में भी उसे आग से मदद मिली होगी। और इसी आग ने, या इसी सीखने की क्षमता ने, इसी बुद्धि ने मनुष्यों को सबसे ताकतवर जानवर बना दिया, इंटेलिजेंट एनिमल बना दिया, और अब आदमी को दुनिया का मालिक बनने का रास्ता मिल गया। इस तरीके से आगे चल करके मनुष्य ही इस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रांग एनिमल और इंटेलेक्चुअल एनिमल, ऊंचे दर्जे के जानवर बन गए। अगली चिट्ठी में हम लोग पढ़ेंगे कि आदि मानव, शुरू के आदमी कैसे हुआ करते थे। ठीक है, तब तक मैं एक बार फिर से आप सब बच्चों को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब लोग इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो के बाद में अपने कमेंट्स जरूर लिखा करो कि आप और भी क्या पढ़ना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्योंकि उसी चीज को कंसीडर करते हुए मैं अपने आगे के लेक्चर्स प्लान करूंगा, है ना। और अगर आप कमेंट करते हो, देखते हो, तो यूट्यूबर को, मेरे जैसे टीचर को थोड़ा सा ये सराहना तो मिलती ही है ना, इनकरेजमेंट तो मिलती ही है ना, और हम सब लोगों को एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। ओके, तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। और आजकल ना मैंने 1-1 मिनट के शॉर्ट्स भी डालने शुरू किए हैं। इस शॉर्ट से भी आपको तरह तरह के छोटे छोटे टिप मिल सकते हैं, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, और भी पढ़ाई में हेल्प करने वाले काफ़ी सारे टिप्स। तो जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।